डायलिसिस के दौरान, डायलिसिस से तो सांस फूलना कम हो जाता है, ठीक हो जाते हैं लोग। अगर उसके दौरान सांस फूलना शुरू हो जाए, क्या कारण हो सकता है, डॉक्टर राजा चंद्र? Thank you, sir, for the nice introduction. Can I share my slides, please? Yeah. Yes, sir, please. Yeah. So I will directly start with the first slide. Good afternoon, everybody. मैं आपको ना 5 केस दिखाऊंगा जिसमें पेशेंट्स को सांस फूल रहा है फॉर वन और दी अदर रीजन. सो ये ब्रेथलेसनेस क्या होता है? ब्रेथलेसनेस भी डिफरेंट प्रेजेंटेशन एटलीस्ट 4 तरीके के होते हैं. एक होता है कि चेस्ट टाइटनेस फील होना, दूसरा होना कि आपको एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलने की तरह, मतलब आप यू आर पैंटिंग फॉर ब्रेथ. थर्ड वन इज आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो. देन चौथा होता है कि सफोकेशन, की लग रहा है कि घुटन हो रही है आपको. ये 4 तरीके की मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी मूल कारण 4-5 हो सकते हैं. ये बहुत कॉमन सिम्टम है, इट्स नॉट एन अनकॉमन सिम्टम. एंड ये इट अफेक्ट्स जो पेशेंट्स डायलिसिस पे रहते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी इफेक्ट करता है. एंड ये भी बताया जाता है कि जो पेशेंट्स रिपीटेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते रहते हैं फॉर वन और दी अदर रीजन ऑन डायलिसिस, यू नो, देयर सर्वाइवल टाइम आल्सो गोज डाउन, मतलब उनकी लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कम हो जाती है. तो 5 कारण हो सकते हैं. एक, पानी बहुत बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, मतलब पानी ठीक से निकल नहीं रहा, एक ये होता है. दूसरा होता है निमोनिया होता है. निमोनिया मतलब छाती में इन्फेक्शन, वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है. थर्ड वन, हार्ट के संबंधित कॉजेस. हार्ट के संबंधित कॉजेस, हार्ट फेल हो सकता है, या दूसरा हो सकता है हार्ट अटैक हो जाता है बिकॉज ऑफ वो जो ब्लड वेसल हार्ट को सप्लाई करते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. चौथा ये होता है कि पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब क्या होता है कि जो ब्लड, जब आदमी चलता फिरता नहीं, बिस्तर पे ही लेटा रहता है, तो जो पैर की मसल्स जब चलती नहीं है तो ब्लड क्लॉट हो जाती है. और ये ब्लड जो क्लॉट होती है पैर में या जो हिप के रीजन में, वो सांस की नली में चले जाती है माइग्रेट होकर, तो उसको हम पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करके बोलते हैं. पांचवा है कि आस्थमा, विच में बी ट्रूली अनरिलेटेड टू डायलिसिस, बट यस इट कैन हैपन. पहला केस, एक पेशेंट है 55 ईयर ओल्ड मेल, 3 बार हफ्ते में डायलिसिस पे रहता है. हर दूसरे डायलिसिस में 3.5 किलो वजन बढ़ता है. उसको सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है. उसने बीच में एक डायलिसिस छोड़ दिया, तो ये कैच है, उसने डायलिसिस छोड़ दिया एक दिन. वो फीवर नहीं है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है. सो अब इस पेशेंट को वेट गेन की वजह से, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से सांस फूल रहा है. तो कौन कौन पेशेंट्स होते हैं जो फ्लूइड ओवरलोड के लिए ससेप्टेबल है? एक, जिसका यूरिन कम है. 2, जो डायलिसिस ठीक से लेता नहीं है, या लेता और एक बार छोड़ देता है, जैसे हमारा इंडेक्स पेशेंट. और दूसरा है कि जो लोग हफ्ते में 2 बार या 1 बार पे भी डायलिसिस करते हैं, उन लोगों में चांसेस है. और उसको कैसे आप डायग्नोस करोगे? पैर में सूजन होगा, बीपी बढ़ जाएगा, आप वेट देखोगे तो बहुत काफी बड़ा हुआ लगेगा. एंड ये आप नेक वेन्स, मैंने जैसे पिछला फोटो दिखाया था, नेक वेन्स एंगॉर्ज्ड रहते हैं. वो एक, उसको हम जेवीपी करके बोलते हैं, जुगुलर वीनस प्रेशर करके, तो वो जुगुलर वीनस पल्स करके, तो वो बढ़ा रहता है. अगर आप छाती का एक्सरे करेंगे, एटलीस्ट 2 फाइंडिंग हो सकता है. 2 फाइंडिंग, एक जो मेन रीजन पेरीहाइलर, जो हार्ट के स्टार्टिंग वाला रीजन है, वहां दोनों साइड में आपको मतलब सफेद सफेद का इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकता है. दूसरा हो सकता है कि जो प्लूरल एफ्यूजन, जो पानी बच जाता है, वो हो सकता है दोनों साइड में. ये बताते हैं फ्लूइड ओवरलोड के लक्षण ऑन एक्सरे. ठीक है जी. आप कैसे और भी एडवांस तरीके से कैसे डायग्नोस करें फ्लूइड ओवरलोड? एक अल्ट्रासाउंड करके जो ब्लड की नाली जो पैर और एब्डोमेन से हार्ट को जाती है, उसको आप दे सकते हैं पैर में, उसको आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा देखते हैं. अगर वो बम्प्ड अप रहता है तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड ओवरलोड है. छाती का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हो कि ठीक है या नहीं है, उसमें सफेद लाइंस है या नहीं है करके. तीसरा होता है बायो इम्पिडेंस, वो एक नया तकनीक है. केस 2 हमारे पास एक 65 ईयर ओल्ड डायलिसिस पेशेंट जो हफ्ते में 2 बार लेता है. यूरिन आउटपुट ठीक ठाक है उसका, 800-900 ml. डायलिसिस के बीच में वजन बढ़ नहीं रहा है. ही प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑल्सो देयर इज डायलिसिस चलते चलते उसका बीपी भी कम हो गया है. सो ये रीजन क्या हो? ये होता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन. इस पेशेंट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन है.
पेरिकार्डियल एफ्यूजन मतलब क्या होता है कि हार्ट की राउंड जो कैविटी होता है उसमें फ्लूइड बहुत बढ़ जाना। कारण क्या क्या होता है, कभी कभी टीबी से बढ़ सकता है, कभी कभी थायराइड से बढ़ सकता है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट में इनएडिक्वेट डायलिसिस से भी बढ़ सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, अगर बीपी कम हो रहा है डायलिसिस के दौरान पेरिकार्डियल एफ्यूजन से, हो सकता है ये हार्ट को कंप्रेस कर रहा हो और हमें ट्यूब डालकर उसको निकालना पड़ेगा, प्लस हेपेरिन फ्री डायलिसिस देना पड़ेगा और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ेगा। केस 3, एक 45 ईयर ओल्ड मेल 2 बार डायलिसिस पे है। ही प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग ड्यूरिंग डायलिसिस। हम उन्होंने टेस्ट किया है, एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किट होता है, 5 बायोमार्कर 5 ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें और देखते हैं सीपीके, एमबी, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, आई, ये सब करके देखते हैं कि क्या है। और ईसीजी आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसका मतलब इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। जैसे हम लोगों को दौड़ाते हैं ना, क्या बताऊं, ट्रेडमिल में दौड़ के टेस्ट करें, डायलिसिस भी एक तरह से ट्रेडमिल होता है और चांसेस ज्यादा है ड्यूरिंग डायलिसिस हार्ट अटैक होने में जिन पेशेंट्स को ब्लॉक है। सो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज अ कॉमन थिंग, अर्ली रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट, जल्दी डायग्नोज करना है, एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल देकर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाकर इमीडिएटली अप्रोप्रिएट केयर देना है। चौथा केस, ये पेशेंट जिसको यूरिन आउटपुट अराउंड 400 to 500 ml है, 25 ईयर ओल्ड मेल, 3 बार डायलिसिस पे है। इसको हो गया है चेस्ट पेन हो रहा है डायलिसिस के दौरान, 2-3 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है, स्पेशली सांस लेते वक्त ज्यादा हो रहा है एंड खांसी और बलगम भी आ रहा है। एक्सरे किया तो यहाँ सफेद टाइप का पैच दिख रहा है, ये है निमोनिया। सो डायलिसिस पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं और उनको निमोनिया होने की चांसेस ज्यादा होता है, और निमोनिया होता भी है सीवियर और रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा होता है। सो कभी कभी फीवर नहीं होता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेस्ड होने की वजह से, इसलिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। एंड ये पेशेंट को जितना भी आप पानी निकालोगे इसको सांस बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इनकी सांस फूल रहा है, इनको एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देने की जरूरी है। लास्ट केस, ये 54 ईयर ओल्ड मेल, इस पेशेंट डायलिसिस पे है, अब 2 हफ्ते में 2 बार, लेकिन इसको स्ट्रोक हो गया। तो स्ट्रोक 2 साल पहले हो गया था। ही वॉक्स विद कैन। अभी क्या हो गया, कुछ दिनों से 1 हफ्ते से ये बेड बाउंड है, हिल ही नहीं रहा है। इसको क्या हुआ, घर में बैठे बैठे ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया। इसको इमीडिएटली डायलिसिस रूम में ले आया गया था और डायलिसिस स्टार्ट कर दिया था, फ्लूइड ओवरलोड। फिर हमने देखा कि उसको डिस्पाइट बहुत ज्यादा वजन तो बढ़ा नहीं। फिर हमने जब अल्ट्रासाउंड किया था हमें पता था कि पैर की वेन में खून जमा हुआ था। फिर हमने एक सीटी किया था चेस्ट का, कि सीटी एंजियो किया था कि टू सी इफ देयर इज एनी ब्लॉक, देखा तो यहाँ कट ऑफ था उसको राइट साइड में, सो लेफ्ट साइड में। फिर हमने ये डायग्नोस किया इस पेशेंट को पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एंड बिकॉज ऑफ इस बेड बाउंड स्टेट ये डेवलप थ्रोम्बोस, वहां खून जम गया है। एंड इसको हेपेरिन स्टार्ट किया एंड इसको थ्रोम्बोलाइज भी किया था बिकॉज इस बीपी भी कम हो गया था, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गया था। इसके करने के बाद ये पेशेंट ठीक हो गए। ही वाज डिस्चार्ज्ड ऑन द 5th डे फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो कंक्लूजन, डिस्मिया इज अ कॉमन एलिमेंट, ये बहुत कॉमन एलिमेंट है, बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अ क्विक असेसमेंट ऑफ दिस 4-5 causes need to be there. Sometimes there may be a combination of one of these factors also. तो हमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉर एटिपिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि एटिपिकल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन होता है डायलिसिस पेशेंट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजा चंद्रन। बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया लोगों को कि सिर्फ पानी ही कारण नहीं है कि सांस फूलने का, किसी को निमोनिया हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो मरीज को देखिए कि क्या कारण है। अगर वो लेके आया कि मेरे को बुखार हो रहा है या खांसी चल रही है, 3-4 दिन से निमोनिया हो सकता है, या कई होते हैं बेड बाउंड पेशेंट, उठा के ले आए डायलिसिस करने, उसको हो गया, तो आपको लगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कुछ ऐसा हो सकता है। तो मरीज ऐसे बूढ़े आदमी डायबिटिक है, पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर उनको यकायक ऐसे चेस्ट पेन हो जाए, तो ध्यान रखिए कि उनको भी कोई कार्डिक इवेंट हो सकता है। तो मरीज देख के उसकी जांच करिए, वही ज्यादा जरूरी है। और इमीडिएट एक्शन, आप तो डायलिसिस टेक्नीशियन तो ज्यादा नहीं ले सकते, आप ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को अगर सांस फूल रहा है। और अगर कोई आपको शक लगता है कि दिल की तकलीफ है, आप एस्पिरिन पेशेंट को खिला सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर को बुलाना जरूरी पड़ जाएगा। क्यों डॉक्टर खन्ना, और कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सरल हिंदी जो हर किसी को समझ आवे, उसके लिए लखनऊ बढ़िया यूपी एंड दिल्ली की हिंदी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी।
or every technician understood this Hindi, and the way he has presented 5 cases, it is absolutely brilliant. Thank you so much, Raja, and we move on to the next one. Yeah. और आपने भी डॉक्टर वर्मा साहब, आपने भी उनको बहुत हरीडली एड्रेस किया, भाई राजा रामचंद्रन के बदले राजा चंद्रन, सो दैट जल्दी से हो जाए एकदम. अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हाँ डॉक्टर मयूरी बताएंगे आप. The next topic for today is जो हमारी बहुत common, again बहुत common problem है जब पेशेंट बेहोश हो जाता है डायलिसिस पे, और ये अपने को सिखाने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर संजीव नायर, जो कि प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी है सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई से, और वो हमें बताएंगे कि बेहोश पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, अपना अप्रोच क्या होना चाहिए ऑन डायलिसिस. ओवर टू यू संजू. Sanjeev, are you online? I am. Hi. Yes, Sanjeev is allowed both English and Hindi. Yeah. I think thank you to the organizers as well as the chair for that introduction. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक मल्लू जो चेन्नई में रहने वाले हैं, उनसे आप हिंदी में लेक्चर दिलवा रहे हो. अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो उमेश ना सर की ही गलती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. खैर, okay, so I will start, and